सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनबाड़ी न्यूज में। मैं रोहितास आज फिर इस वीडियो के अंदर आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एनक्वास से संबंधित। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे अनुभाग ए सेवा प्रावधान यानी सर्विस प्रोविजन। अगर आप एएनएम, आशा, सीएचओ, जीएनएम है या एनक्वास असेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे जरूरी होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एनक्वास चेकलिस्ट को सही तरीके से कैसे पढ़ें। एनक्वास चेकलिस्ट के माध्यम से ही आपके जो असेसर आते हैं वो आपके एनक्वास का पूरा असेसमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह भी नहीं पता है कि ये एनक्वास चेकलिस्ट जो होती है उसको पढ़ा कैसे जाता है। और आगे देखेंगे इसके अंदर है अनुभाग ए सर्विस प्रोविजन। ये सर्विस प्रोविजन क्या होता है और सबसे जरूरी जो बात है वो है कि असेसर इसी चेकलिस्ट के माध्यम से किस प्रकार के प्रश्न आपसे बनाएंगे और किस प्रकार के प्रश्न आपके सामने पुटअप होने वाले हैं। उन सभी प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो जैसा कि आपके संस्थान पर जब एनक्वास आता है तो सबसे बड़ी जो समस्या आपके सामने आती है, सबसे बड़ा जो प्रश्न आपके सामने उठ करके आता है वो यही आता है कि एनक्वास के अंदर असेसर हमसे स्टाफ इंटरव्यू के अंदर किस प्रकार के प्रश्न करेंगे, हमसे क्या पूछेंगे। क्योंकि संस्थान के अंदर साफ सफाई का काम है, संस्थान के अंदर इक्विपमेंट का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। जो आपके पास संसाधन है उसके हिसाब से आप सेट कर लेते हैं। जब असेसर आपसे प्रश्न पूछते हैं तो आपको झिझक होती है कि हमें किस प्रकार से जवाब देना है, किस प्रकार के वो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए स्टाफ इंटरव्यू रिसोर्स बुक। ये एनक्वास के अंदर स्टाफ इंटरव्यू के लिए एक रिसोर्स बुक यहाँ पर जारी की गई है। और इस बुक के अंदर जो आपके 8 एरिया ऑफ कंसर्न जो है, उन एरिया ऑफ कंसर्न के आधार पर जो प्रश्न उत्तर बनाए गए हैं, चेकलिस्ट के आधार पर जो प्रश्न उत्तर बनाए गए हैं, आपकी चेकलिस्ट के आधार पर कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर बनेंगे, वो सभी प्रश्नों का इस बुक के अंदर समावेश किया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड एनक्वास फॉर आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और सब सेंटर के आधार पर इसके अंदर प्रश्न बनाए गए हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस बुक के अंदर क्या क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ रिसोर्स बुक एनक्वास स्टाफ इंटरव्यू, इसके बाद सेक्शन ए से लेकर के आपके एच तक 8 कुल सेक्शन है। इन 8 सेक्शन के अंदर कौन कौन से प्रश्न आपके बनते हैं, इन सभी प्रश्नों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो सेक्शन ए सर्विस प्रोविजन यानी सेवा प्रावधान, जो हिंदी में बोलेंगे। तो यहाँ पर सर्विस प्रोविजन के अंदर कौन कौन से प्रश्न बनेंगे सबसे पहले उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये बुक है जो पूरी इंग्लिश के अंदर बनी है और इसके अंदर से मैंने आपके लिए यहाँ पर हिंदी के अंदर प्रश्न बना करके दिए हैं, क्योंकि 99% आशा है, एएनएम है, वो इंग्लिश के अंदर यहाँ पर समझ नहीं पाती है कि इंग्लिश के अंदर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो आपके सुविधा के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए इसके अंदर हिंदी के अंदर ये प्रश्न लेकर के आया हूँ। अब इस बुक के अंदर जो आपके सेक्शन है सेक्शन ए सर्विस प्रोविजन, तो यहाँ पर देखेंगे सर्विस प्रोविजन के अंदर जो आपका पहला प्रश्न बनता है वो है व्हाट इज शेड्यूल ऑफ एएनसी। आगे यहाँ पर आपका यहाँ पर कोड दे रखा है। यहाँ पर एमई का मतलब है मेजर एलिमेंट। ए सेक्शन के 1.1 से जो आपकी चेकलिस्ट है उसके ई पॉइंट से 16.1 से यह प्रश्न दिया गया है। जो व्हाट इज शेड्यूल ऑफ एएनसी यानी इसका हिंदी के अंदर मैंने आपको बना करके ये सभी दिए हैं कि इसके हिंदी के अंदर आपसे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पूरी बुक इंग्लिश के अंदर है। इस पूरी बुक को मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। आपकी चेकलिस्ट के अनुसार जितने प्रश्न बने हैं वो सभी इस बुक के अंदर दिए हुए हैं और इसी बुक के अंदर से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आगे इसके अंदर ये पॉइंट भी दे रखे हैं कि आपके चेकलिस्ट के अंदर कौन से पॉइंट से यहाँ पर ये प्रश्न बनेगा। तो आप चेकलिस्ट के अंदर इसको मिलान कर सकते हैं। ये सभी इंग्लिश के अंदर है। अब मैं आपको ले चलता हूँ हिंदी के अंदर, इसको कन्वर्जन किया है हिंदी के अंदर आपके लिए। इसके अंदर ये प्रश्न कैसे बनते हैं और इसका जवाब आप किस प्रकार के देंगे, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर हिंदी के अंदर जो ये प्रश्न है, और जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पर आशा वर्कर के लिए, एएनएम के लिए, सीएचओ के लिए और मेडिकल विभाग के अंदर जो भी स्टाफ है उन सब के लिए इस चैनल के ऊपर ट्रेनिंग वीडियो, नई नई जानकारी और एनक्वास के वीडियो भी आते रहते हैं। एनक्वास के वीडियो मैंने इस चैनल पर पहले भी बहुत डाले हैं, उसके अंदर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, अच्छा प्यार मिला है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए इस चैनल पर और अच्छी जानकारी और अच्छे वीडियो एनक्वास के ऊपर दिए जाए। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि एनक्वास स्टाफ इंटरव्यू रिसोर्स बुक जो इंग्लिश के अंदर थी उसका हिंदी वर्जन हिंदी के अंदर आपके लिए यहाँ पर प्रश्न बनेगा। तो आपका यहाँ पर पहला प्रश्न बन रहा है एएनसी का शेड्यूल क्या है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये आपके चेकलिस्ट का जो पॉइंट है ये मेजर एलिमेंट के ए सेक्शन के 1.1 से यहाँ पर लिया गया है, ई भाग के 16.1 से ये प्रश्न बनता है। इसी प्रकार ये जो पॉइंट है
है सभी प्रश्नों के अंदर डाले हुए हैं। आप अपनी चेक लिस्ट के अंदर वो मिलान कर सकते हैं, अपनी चेक लिस्ट के अंदर देख सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न आपका बनता है एनसी का शेड्यूल क्या है। तो यहाँ पर देखिए विजिट संख्या और समय दे रखा है। पहली विजिट आपकी 12 सप्ताह के भीतर, जैसे ही गर्भावस्था का संदेह हो, जैसे ही आपको गर्भावस्था पता चले तो आपको 12 सप्ताह के भीतर पहली विजिट करते हैं। दूसरी विजिट एनसी के अंदर हम कब करते हैं? 14 से 26 सप्ताह के भीतर करते हैं। और तीसरी विजिट 28 से 36 सप्ताह के भीतर, और चौथी विजिट जो 36 सप्ताह से और प्रसव तक। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे पहली विजिट 12 सप्ताह, इसके बाद 2 सप्ताह छोड़ करके यानी 14 से 26 सप्ताह, फिर 2 सप्ताह छोड़ करके 28 से 36 सप्ताह और 36 सप्ताह से लेकर के और डिलीवरी होने तक हम चौथी विजिट करते हैं। और इसी तरह आगे देखेंगे पीएमएसएमए की जांच जो अतिरिक्त जांच करते हैं वो दूसरी और तीसरी तिमाही में की जाती है। तो इस प्रकार से आप इसका जवाब देंगे। अब नंबर 2 प्रश्न आपका यहाँ पर है एनसी विजिट के दौरान कौन कौन सी जांचें की जाती है। आपसे एसएसआर पूछेंगे एनसी विजिट के दौरान आप कौन कौन सी जांचें करते हैं। तो आप यहाँ पर बताएंगे ये 8 प्रकार की जांचें हैं। इसके अंदर गर्भावस्था जांच, यूपीटी जांच, सबसे पहले हम गर्भावस्था जांच करते हैं, यूपीटी की जांच करते हैं, हीमोग्लोबिन जांच करते हैं, उसकी मूत्र जांच, एल्बुमिन शुगर की जांच करते हैं, ब्लड शुगर जांच करते हैं, बुखार व कंपकंपी होने पर मलेरिया की जांच करते हैं, HIV 1 एवं 2, HIV 1 और 2 ये दोनों प्रकार के हम जांच अपने स्तर पर करते हैं। HB SAG हेपेटाइटिस बी की जांच करते हैं और सिफिलिस RDT की जांच करते हैं। ये 8 जांच प्रत्येक गर्भावस्था के अंदर प्रत्येक गर्भवती महिला की जाती है। तो जब आपसे पूछा जाए कि एनसी विजिट के दौरान आप कौन कौन सी जांचें करते हैं तो ये 8 जांचें आपको बतानी है। 3 नंबर प्रश्न आपके लिए यहाँ पर जो आपकी चेकलिस्ट के अनुसार है कि जन्म दर कैसे निकाली जाती है। ये जन्म दर कैसे निकालते हैं, बर्थ रेट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पिछले 12 महीनों के लिए, आप 12 महीनों के लिए यहाँ पर निकाली जाती है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया होगा आपका क्षेत्र, जो आपका क्षेत्र है उसको कैचमेंट एरिया बोलेंगे। तो आपके क्षेत्र के अंदर कुल जीवित जन्म और कुल जनसंख्या। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके क्षेत्र के अंदर कुल जीवित जन्म कितने में है और आपके क्षेत्र की कुल जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखेंगे उसके बाद इसको जन्म दर कैसे निकालेंगे। कुल जनसंख्या मान लीजिए आपके क्षेत्र की 5000 है और कुल जीवित जन्म उसके अंदर आपके क्षेत्र के अंदर पिछले 12 महीने के अंदर 100 जीवित जन्म हुए हैं। आपके पूरे क्षेत्र की 100 डिलीवरी हुई है। अब इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए कि जन्म दर कैसे निकाली जाती है। कुल जीवित जन्म उसके अंदर भाग देंगे कुल जनसंख्या का और उसके अंदर गुणा करेंगे 100 का। अब यहाँ पर गणना हम कैसे करेंगे, जन्म दर बराबर 100 भाग 5000। 100 कौन से आ गए आपके, जो आपके पास कुल जीवित जन्म थे वो 100 यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद है कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या आपकी 5000 है, वो 5000 आपने यहाँ पर डाल दिया है और उसके अंदर गुणा करेंगे 100 का। तो अब आप इसको हल करेंगे तो आपका यहाँ पर आप देखेंगे 2% आपका यहाँ पर आंसर आएगा। तो निष्कर्ष ये निकल के आता है कि 5000 की जनसंख्या पर 100 जीवित जन्म होने पर जन्म दर आपकी 2% होगी। तो आप इस प्रकार से अपने क्षेत्र की जन्म दर बता सकते हैं। अब यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 4 बनता है कि ईडीडी प्रसव की संभावित तिथि कैसे निकालते हैं। ये मैंने आपको पूरा हिंदी के अंदर करके बताया है। तो यहाँ पर देखिए ईडीडी कैसे निकालते हैं। सूत्र आपका यहाँ पर होगा, ईडीडी का सूत्र होगा एलएमपी की तिथि प्लस 9 माह और प्लस 7 दिन। यानी आपकी जो एलएमपी की तिथि जो निकल के आएगी उसके अंदर 9 महीने और 7 दिन हम जोड़ेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखें एलएमपी की तिथि आपकी 10 मार्च 2025 है। इसके अंदर आप गणना करेंगे तब देखें 9 माह जोड़ने पर 10 दिसंबर 2025 हो जाएगी। यानी 10 मार्च के अंदर 9 महीने जोड़ेंगे आप तो 10 दिसंबर 2025 हो जाएगा। उसके अंदर हम 7 दिन और जोड़ेंगे तो 17 दिसंबर 2025 हो जाएगा। तो इसका निष्कर्ष निकल के आता है ईडीडी 17 दिसंबर 2025, यानी जिसकी एलएमपी 10 मार्च 2025 होगी, इसके अंदर 9 माह और 7 दिन जोड़ने पर आपका 17 दिसंबर 2025 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि हम ईडीडी कैसे निकालते हैं। ये प्रश्न आपका सामान्य है, परंतु ये भी प्रश्न पूछते हैं असेसर। और ये आपको यहाँ पर एक नई चीज बता देता हूँ, यह नियम जो है वो नेगेल का नियम कहलाता है और इसे एनसी रजिस्टर में इसी तरह लिखा जाता है। अब आपका आता है प्रश्न नंबर 5, प्रसूति इतिहास ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में दर्ज किया जाता है। प्रसूति इतिहास में क्या दर्ज किया जाता है आपसे पूछे, ये भी आपके यहाँ पर चेकलिस्ट का यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो प्रसूति इतिहास में क्या दर्ज किया जाता है, तो प्रसूति इतिहास के अंदर आप ये 5 प्रकार की चीजें यहाँ पर आप पूछते हैं। इसके अंदर पिछली गर्भावस्थाओं की संख्या व परिणाम। उसके बाद नंबर 2 है प्रत्येक प्रसव की तिथि, परिणाम व जन्म वजन, यानी जन्म का वजन कितना था, पूर्व जटिलताएं, उच्च रक्तचाप, प्री एक्लेम्पसिया, एपीएच, ब्रिज, अवरुद्ध प्रसव, अधिक रक्तस्राव, सेप्सिस, ये सभी जानकारी आप उससे लेते हैं प्रसूति इतिहास के अंदर। उसके बाद 4 नंबर आता है पूर्व ऑपरेशन, सी सेक्शन, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई या नहीं हुई, रक्त चढ़ाने का इतिहास कोई उनका है या नहीं है। ये 5 प्रकार की चीजें आप उसके प्रसूति इतिहास के अंदर जानते हैं। तो यहाँ पर असेसर यदि आपसे पूछे कि प्रसूति इतिहास में क्या दर्ज किया जाता है तो ये 5 चीजें आप यहाँ पर उनको बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर देखेंगे आपका बनता है प्रारंभिक पंजीकरण, अर्ली रजिस्ट्रेशन क्या है। तो आपसे पूछा जाए कि अर्ली रजिस्ट्रेशन क्या होता है, प्रारंभिक पंजीकरण क्या होता है, तो यहाँ पर आपका जवाब होगा कि गर्भावस्था के 12 सप्ताह के भीतर पंजीकरण, 12 सप्ताह के अंदर अंदर हम पंजीकरण कर लेते हैं। इसका अर्थ
बताऊंगा कि महिला के अंतिम मासिक धर्म LMP की तिथि से 12 सप्ताह पूरे होने से पहले गर्भावस्था का स्वास्थ्य केंद्र उप केंद्र में पंजीकरण किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए आपकी LMP 1 जनवरी 2025 आपको कोई महिला बताती है तो उसका 12 सप्ताह लगभग 25 मार्च 2025 को होते हैं। और यदि पंजीकरण आपने 25 मार्च से पहले यानी 12 सप्ताह के भीतर कर दिया है तो वो आपका 12 सप्ताह पूरा पंजीकरण यानी अर्ली रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। तो आपसे पूछे कि अर्ली रजिस्ट्रेशन क्या होता है, प्रारंभिक पंजीकरण क्या है, तो आप बताएंगे कि 12 सप्ताह के भीतर पंजीकरण। अब 12 सप्ताह का मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी 2025 किसी की LMP है तो 25 मार्च 2025 यानी 12 सप्ताह इसके अंदर जोड़ करके आप ये दिन निकाल लेंगे। उससे पहले उसका पंजीकरण होना चाहिए, वो अर्ली रजिस्ट्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर बनता है, प्रश्न नंबर 7 है, पेट की जांच के चरण एवं हाई रिस्क की पहचान कैसे करें। पेट की जांच के चरण और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान आप कैसे करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे फंडल हाइट मापना। फंडल हाइट मापने के अंदर क्या करते हैं, गर्भाशय की ऊंचाई, बाएं हाथ की उलनार बॉर्डर, हथेली की किनारी। उलनार बॉर्डर क्या होता है, हथेली की किनारी। तो आपके बाएं हाथ की हथेली की किनारी से मापी जाती है। और इसके अंदर आप देखेंगे भ्रूण की स्थिति लाइव प्रेजेंटेशन आप देखेंगे पेट पर हाथ रखकर 4 पेल्विक ग्रिप से जांच करते हैं। अब आपके यहाँ पर 4 पेल्विक ग्रिप होते हैं। ये 4 पेल्विक ग्रिप हर किसी को याद होने चाहिए, आपको रट लेना चाहिए। जो क्योंकि एसेसर आते हैं तो आपसे ये 4 पेल्विक ग्रिप जरूर पूछेंगे कि 4 पेल्विक ग्रिप कौन सी होती है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, और नंबर 3 है सुपरफिशियल ग्रिप, और नंबर 4 आपका आता है डीप ग्रिप। ये चारों पेल्विक ग्रिप जो है वो आपको याद होने चाहिए। चारों ग्रिप आप बताएंगे। इन चारों ग्रिप का मतलब यदि आपको जानना है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ये चारों पेल्विक ग्रिप क्या होती है, इसके अंदर क्या काम होता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर विस्तार से बताऊंगा। अभी आप आगे देखेंगे। आगे आपका है भ्रूण की हलचल। आमतौर पर गर्भवती महिला को 18 से 22 सप्ताह के बीच में बच्चे की हलचल महसूस होने लगती है। तो आप यहाँ पर मैंने आपको बताया पेट की जांच के चरण, तो पेट की जांच के चरण ये चारों ग्रिप आप बता देंगे। और उसके बाद आता है हाई रिस्क की पहचान कैसे करेंगे, तो भ्रूण की हलचल से आप देखेंगे। तो आप भ्रूण की हलचल कब पता चलती है, 18 से 22 सप्ताह के भीतर महसूस होती है। और भ्रूण की धड़कन आपको पता होना चाहिए, FHS बोलते हैं जिसे, फिटल हार्ट साउंड। FHS जो होता है भ्रूण की दिल की धड़कन 24 सप्ताह के बाद आप सुन सकते हैं। अब बीच में आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामान्य धड़कन बच्चे की कितनी होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए 120 से 160 प्रति मिनट यहाँ पर सामान्य धड़कन होती है। यदि धड़कन 120 से कम या 160 से ज्यादा है तो बच्चे को खतरा हो सकता है, तुरंत उसे रेफर करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखेंगे पुराने ऑपरेशन के निशान व अन्य बातें आप उसके देखेंगे। तो पेट पर पुराने ऑपरेशन के कोई निशान है, दर्द, सूजन या कोई असामान्य बात हो तो ध्यान से जांच करेंगे। तो यहाँ पर आप पेट देख करके उसकी पेट की जांच करते समय आप पहचान लेंगे। तो पेट की जांच करते समय आप देखेंगे जो चारों पेल्विक ग्रिप से यहाँ पर आप जांच करते हैं, तो उसके बाद आप उसके साथ साथ ये भी पहचान लेंगे। तो हाई रिस्क की पहचान भी आप उसके साथ साथ देखेंगे। तो ये 7 नंबर प्रश्न आपके लिए था, अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, गर्भवती महिला को क्या परामर्श देते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछेंगे। ए सेक्शन के 1.1 से आपकी चेकलिस्ट से प्रश्न बनता है। तो गर्भवती महिला को परामर्श देते समय आप क्या क्या बात बताते हैं, सुरक्षित संस्थागत प्रसव और योजनाएं, JSY JSS के योजना के बारे में बताते हैं। और गर्भवती महिला को अस्पताल में प्रसव करवाने की सलाह देते हैं। JSY के अंतर्गत आर्थिक सहायता तथा JSS के अंतर्गत निःशुल्क जांच, दवा, एम्बुलेंस व भोजन की सुविधा मिलती है। अब आपके क्षेत्र में JSY के अंतर्गत क्या लाभ मिलता है, JSS के अंतर्गत क्या क्या लाभ मिलता है, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। JSY के अंतर्गत क्या क्या उनको सुविधाएं मिलती है, JSS के अंदर उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, ये आपको जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। आप एक एक जानकारी जरूर लिखेंगे ताकि जो अन्य जो वीडियो देख रहे हैं उनको, जिनको ये जानकारी नहीं है, उन सबको आपके इस कमेंट के माध्यम से जानकारी मिल जाए। और जिनको जानकारी नहीं है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बता दूं कि JSY और JSS के अंतर्गत आपको किस प्रकार की सुविधाएं आपके क्षेत्र में दी जाती है, ताकि एसेसर जब आपसे पूछे तो आप किसी भी प्रकार की यहाँ पर घबराहट महसूस नहीं करें, आप तुरंत उनको अपना जवाब बता दें। नेक्स्ट देखेंगे गर्भावस्था, प्रसव, प्रसवोत्तर खतरे के लक्षण। इसके अंदर क्या है, खून आना, तेज सिर दर्द, पेट दर्द, बुखार, अधिक रक्तस्राव जैसे लक्षण होने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाने की सलाह देते हैं। उसके बाद आता है पोषण परामर्श देते हैं। पोषण परामर्श के अंदर क्या देते हैं, हरी सब्जियां, दाल, फल, दूध, अंडा तथा आयरन, फोलिक एसिड व कैल्शियम नियमित लेने की सलाह देते हैं। और स्तनपान का महत्व बताते हैं। स्तनपान के महत्व के अंदर क्या बताएंगे आप, जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करवाने के लिए बोलते हैं और 6 माह तक केवल मां का दूध देने की जानकारी देते हैं। अब जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान क्यों करवाते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे। और जानकारी नहीं है तो आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में विस्तार से बताया
जा सके। इसके बाद आप क्या परामर्श देते हैं? प्रसवोत्तर परिवार नियोजन, प्रसव के बाद बच्चों में अंतर रखने, कंडोम, पीपीआईसीडी आदि परिवार नियोजन साधनों की जानकारी भी देते हैं। तो ये आप गर्भवती महिला को परामर्श देने हैं, वो परामर्श मैंने आपको बताए हैं। तो मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको कैसी लग रही है? यदि आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में गुड जरूर लिख दें, और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आप अपने जिले का, अपने स्टेट का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियो कहां तक पहुंच रहे हैं। और इस वीडियो को अपने साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करेंगे, ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंचे। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस बुक के अंदर लगभग 200 क्वेश्चन है, और उन 200 क्वेश्चन के ऊपर मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो लेकर के आऊंगा। तो एक वीडियो के अंदर अधिकतम मैं आपके लिए 10 या 15% ही लेकर के आऊंगा, क्योंकि एक साथ ज्यादा लंबा वीडियो और न तो कोई देख पाता है, और न ही आपका इंटरेस्ट इतना रहता है, और न आपके पास इतना समय होता है, क्योंकि 10-15 मिनट का वीडियो तो आप देख लेते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो होता है उसके अंदर आप बोर होने शुरू हो जाते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो आप देखते भी नहीं है। इस बुक के अंदर जितने भी प्रश्न बनेंगे वो कई भाग के अंदर ये वीडियो आएगा, तो आपको अगला भाग जल्दी आपको मिल जाए। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन जो उसके अंदर होता है उसको ऑन कर लें। बेल आइकन ऑन करने से क्या होगा, कोई नया वीडियो, कोई नई जानकारी आएगी तो आपके मोबाइल के अंदर एक घंटी बजेगी, एक मैसेज आएगा कि इस चैनल पर आपके लिए कोई नया वीडियो डाला जा चुका है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, और देखें नेक्स्ट पर्सन आपके लिए यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट पर्सन आपका यहाँ पर है हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है। ये भी आपके एक सेक्शन के 1.1 से यहाँ पर पर्सन बनता है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है, यहाँ पर देखें गंभीर एनीमिया HB जिसका 7 ग्राम से कम हो, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आएगी। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप 140 या 90 से अधिक हो, HIV सिफिलिस पॉजिटिव हो, हाइपोथायराइडिज्म का जो रोगी हो, गर्भावधि के अंदर मधुमेह है यानी गर्भावस्था के अंदर उसके शुगर हो, जुड़वा या बहुभ्रूण यानी पेट के अंदर जुड़वा या 2 से अधिक बच्चे हो, पहले LSCS, यहाँ पर आप देखें पहले 1 या 1 से अधिक LSCS, तो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन यानी पहले जो डिलीवरी हुई है वो सिजेरियन हुई हो। यहाँ पर आयु उसके देखेंगे 20 वर्ष से कम या 35 वर्ष से अधिक हो, 5 या 5 से अधिक बार उसने गर्भ धारण किया हो, तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाएगी। यहाँ पर आप देखें खतरे के संकेत, हाई रिस्क गर्भवती के अंदर आप खतरे के संकेत कैसे पहचानेंगे? 24 घंटे से अधिक 38.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बुखार हो, यानी 24 घंटे से अधिक 38.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक उसके बुखार हो, तेज सिर दर्द हो, धुंधला दिखाई दे रहा हो, दौरे आ रहे हो, चेहरे शरीर में सूजन हो, सांस फूलना, धड़कन तेज होना, योनि से रक्तस्राव, भ्रूण की हलचल में कमी होना, इस प्रकार के आपको कोई संकेत मिलते हैं तो खतरे के संकेत माने जाएंगे। तो अभी आज के इस वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर है प्रश्न 10, PIH क्या है और क्या कार्रवाई करते हैं। PIH क्या होता है और PIH होने पर हम क्या कार्रवाई करते हैं, ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये आपके A सेक्शन के 1.1 से E भाग के 16.4 से ये प्रश्न आपकी चेकलिस्ट में बनता है कि PIH गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप। PIH का मतलब है गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप, गर्भावस्था में BP 140/90 या अधिक होना, प्री एक्लेम्पसिया के अंदर क्या होगा, उच्च BP के साथ पेशाब में प्रोटीन आना, और एक्लेम्पसिया क्या होगा, प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया के अंदर यहाँ पर अंतर बता रहा हूं मैं आपको। उच्च रक्तचाप उसका होगा, प्रोटीन यूरिया होगा और दौरे पड़ना, ये तीनों लक्षण आपको मिलते हैं तो वो एक्लेम्पसिया होगा, और उच्च रक्तचाप होगा और पेशाब में प्रोटीन आना ये होगा तो प्री एक्लेम्पसिया होगा। PIH के अंदर आपको बता दिया कि BP उसकी 140/90 से अधिक हो, प्री एक्लेम्पसिया हो, तो इसके अंदर आप कार्रवाई क्या करेंगे, हर NC PNC विजिट पर BP मापते हैं, यूरिन में प्रोटीन की जांच करते हैं, BP ज्यादा, प्रोटीन पॉजिटिव या दौरे होने पर महिला को तुरंत 24/7 PSC FRU पर रेफर करते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर वैसे इतना ही। यदि आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको घर बैठे तुरंत मिल जाए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अपने साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हैं प्रश्न नंबर 11 से आगे के प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।